नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से अवस्थी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जो अवस्थी क्लासेस में L1 की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके टेस्ट नंबर 6 का इंग्लिश वाले पार्ट का सॉल्यूशन कराने में जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दिस इज़ द थर्ड टाइम माई कार सिंस आई बॉट इट। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिस इज़ द थर्ड टाइम देखिए दिस इज द थर्ड टाइम माई कार डॉट 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 सिंस आई बॉट इट ब्रेक डाउन। देखिए कोष्टक में यहाँ दिया गया है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है, पहले तो ये समझ लीजिए यहाँ ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है, एक तो होता है इमोशनली सॉरी इसका पहला मतलब होता है इमोशनली कोलैप्स्ड, मतलब होता है भावनात्मक रूप से टूट जाना। और दूसरा मतलब होता है इसका स्टॉप फंक्शनिंग का मतलब होता है काम करना बंद कर देना। किसी चीज़ का स्टॉप फंक्शनिंग, यू कैन से द इंजन ऑफ समथिंग, द इंजन ऑफ कार, द इंजन ऑफ ट्रेन। इफ समथिंग हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग इट मे बी इंजन। तो स्टॉप फंक्शनिंग का मतलब काम करना बंद कर देना। तो देखिए इसमें क्या है, दिस इज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार है, माई कार डॉट 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 सिंस। देखिए यहाँ पे जो सिंस लगा हुआ है ये वाला पार्ट, और इसके बाद इन्होंने पास्ट सिंपल का यूज़ किया गया है B2। दिस इज द थर्ड टाइम। तो ये जो फर्स्ट क्लोज है यहाँ पे, इसमें क्या करना है आपको, ये ध्यान होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, ओनली टाइम, या दिस इज द बेस्ट या वर्स्ट टाइम, इस तरह के वर्ड आ जाएं, दिस इज द बेस्ट या दिस इज द वर्स्ट, तो आप उसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, दिस इज द थर्ड टाइम माई कार। अब इसमें यूज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। देखिए इसमें हैड ब्रॉक, ये तो होता ही नहीं है, ब्रॉक डाउन तो होगा ही नहीं, ब्रोकन डाउन होती है थर्ड फॉर्म, ये तो हेड के साथ आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया। हैज़ ब्रोकन डाउन, इट्स ओके। और हैव ब्रॉक ये होगा नहीं क्योंकि दिस इज द थर्ड टाइम माई कार सिंगुलर है, ये गलत हो गया। और हैज़ ब्रॉक, यहाँ ब्रोकन होना चाहिए था, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी तब सही होता, तो ये भी गलत है। अब क्या आएगा इसमें, हैज़ ब्रोकन डाउन, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज़ ब्रोकन डाउन, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि यदि कहीं पे दिस इज़, ये टाइम मार्कर्स में आता है, दिस इज़ द देखिए अपन ने पढ़ा है जो प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम मार्कर्स होते हैं, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है ये टाइम मार्कर्स में कि यदि दिस इज द फर्स्ट ऑब्लिक सेकंड थर्ड डॉट 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 ओनली टाइम, इस तरह के शब्द दिए हों तो उसके बाद अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा मैंने बताया था, यदि कहीं पे दे रखा हो दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट या वर्स्ट ETC, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया गया हो तो इसके बाद हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पढ़ा हुआ है क्लास में, और इसको देख करके आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं।
बट एक चीज़ आपको देखनी है, वो क्या है कि ब्रेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ब्रोकन होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ब्रोकन होती है, क्योंकि बहुत क्लोज इसमें आपको दिए गए हैं। देखो हेड का तो संभव ही नहीं है आंसर, और हैज़ ब्रोकन ये ठीक है, लेकिन अगर इस वाले को देखें चौथे वाले में तो देखो ब्रोक डाउन, इसमें भी गलती होने की संभावना है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में हैज़ ब्रोक ये तो ध्यान देंगे नहीं कि इसकी थर्ड फॉर्म ये होती है। तो आंसर तो सही ये होगा, बाकी तो सारे गलत हैं, हमने कर ही लिए हैं। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन होती है। फर्स्ट होती है ब्रेक, सेकंड होती है ब्रॉक, ये इसकी B1 हो गई, ये B2 हो गई, और इसका B थर्ड क्या होता है, ब्रोकन। अब ये फ्रेजल वर्ब है तो ब्रोकन डाउन होगी पूरी की पूरी, जिसका मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग। आपकी कार ने, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब मेरी कार ने काम करना बंद कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड सोनिया व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये नरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले तो आप इसको सावधानी से पढ़िए, और हमको जो फोकस करना है वो इस वर्ड पर करना है जिसको अपन ने कॉमा से अलग किया गया है। ये जो सोनिया है, ये जो अपनी डायरेक्ट स्पीच है, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में बहुत अच्छे से कि यदि डायरेक्ट स्पीच में कोई नाउन दिया गया है और उसे कॉमा, या तो कॉमा से अलग किया गया हो या सेमी कॉलम से अलग किया गया हो, तो वो हमेशा इस रिपोर्टिंग क्लोज का पार्ट होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग क्लोज है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये जो सोनिया है ये इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगी। सोनिया जो रहेगी वो इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रहेगी। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सोनिया को इस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ले आएंगे, कहने का मतलब इस रिपोर्टिंग क्लोज का हिस्सा बना देंगे। देखिए अब चूंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो जो सामान्य परिवर्तन हम करते हैं उसको करेंगे। देखिए ही आस्क्ड सोनिया, तो हम सेड को आस्क में बदल देंगे, सोनिया आ गया, ओके। व्हेन का व्हेन ही रहेगा, लेकिन जब हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसका जो क्रम रहता है वो हो जाता है WH वर्ड, उसके बाद आप लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर आप वर्ब लगाते हैं, उसके बाद बचा हुआ पार्ट द रेस्ट पार्ट यू यूज, और क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। तो देखिए पहले वाले में यहाँ तक तो कंडीशन सही है, बट जैसे ही आपने WH वर्ड लगाया उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, क्रम जो है वो बदल दिया है, और इसको अपन यूज नहीं करते, तो क्वेश्चन बन गया व्हेन वाज द फॉलोइंग ट्रेन, ये तो गलत हो गया। तो आपको तो हटाना है, क्योंकि क्रम क्या होता है इसका, WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये आप डॉट डॉट लगा के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो ये वाला तो गलत हो गया। इसको देखिए ही आस्किंग सोनिया, ये आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो पास्ट टेंस है, तो उसका शेड का आस्क्ड होना चाहिए, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा देखिए, ही टोल्ड सोनिया, उसने सोनिया को बताया। ही टोल्ड सोनिया, तो इसमें सेड टोल्ड में कभी बदलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कभी भी सेड को अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी टोल्ड में नहीं बदलते, इसलिए गलत हो गया। ही आस्क्ड, हमने क्या किया है यहाँ पे, शेड को आस्क में बदल दिया है, और सोनिया को इधर लिया है अपन, ये इस रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद वैन लगा दिया, फिर ट्रेन को अपन इधर ले आएंगे, वैन के बाद सब्जेक्ट बना दिया इसको, और प्रेजेंट सिंपल टेंस को अपन ने प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में बदल दिया। लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया। इसमें फुल स्टॉप भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो भी गलत माना जाएगा। तो ये वाला जो आंसर है वो सही है। ही आस्क्ड सोनिया, व्हेन का व्हेन रहेगा, कंजक्शन के तौर पे अपन ने यूज कर लिया है। ट्रेन को इधर सब्जेक्ट बना देंगे, पहले ले आएंगे WH वर्ड के बाद द ट्रेन, और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया गया है उसका पास्ट सिंपल टेंस बना देंगे और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ये जो आंसर है 4 बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। आप देख लीजिए, देखो यहाँ पे वॉज आ रहा है, ये गलत है, टोल्ड में बदलेगा नहीं, ये इसलिए गलत है। यहाँ पे देखिए वुड कभी होगा नहीं, वुड बी, द नेक्स्ट ट्रेन, ये सब इंट्रोगेटिव फॉर्मेट के हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्मेट कभी होता नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बनाते हैं तो हमेशा जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, हर प्रकार के सेंटेंस को हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। मतलब चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, किसी भी प्रकार के सेंटेंस को अपन को डेक्लेरेटिव में बदलना होता है। मतलब सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, वर्ब को बाद में रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए आप, अ फिश
आउट ऑफ वाटर मीन्स, अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या है? ये एक ईडियम है, ईडियम आप जानते ही हैं, हिंदी में आप उसको बोल सकते हैं मुहावरा। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स, मतलब ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स। इसके व्यक्तिगत शब्दों से इसका कोई लेना देना नहीं होता, एक शब्दों का समूह होता है, लेकिन इसके जो व्यक्तिगत शब्द लिखे गए हैं, जैसे आ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका अगर आप बनाओगे कि एक मछली पानी से बाहर, ऐसे नहीं बनेगा, इसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। इंडिविजुअल वर्ड्स का मतलब, स्क्रीन पर जो आप शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब इन शब्दों से नहीं है, इसका मतलब अलग ही होता है, वही ईडियम होती है। ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स, इसका इंडिविजुअल वर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए इसका मतलब क्या होगा, अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन। देखिए बिल्कुल स्ट्रेंज का मतलब होता है एकदम अलग स्थिति में आ जाना, एकदम विचित्र कंडीशन में आ जाना, है ना, तो इसका मतलब होता है इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन। तो फेस टू फेस विद डील तो नहीं होता इसका आंसर। इन वांट ऑफ अ हाउस ये गलत है, डिटरमाइंड टू लिव ये भी गलत है, तो इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक ईडियम है और इसका मतलब क्या है ये आपको लिखना था, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्थ, इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर, कुड यू प्लीज फॉर अ मोमेंट। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो फ्रेजल वर्ब का है, आप सभी ने फ्रेजल वर्ब पढ़ी है और आप जानते हैं कि यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दी गई हैं। तो कुड यू प्लीज फॉर अ मोमेंट, देखिए इसमें अपन पहले तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका जो आंसर होगा वो होगा होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट, स्टॉप और वेट। देखिए होल्ड ऑन का मतलब होता है, होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट और स्टॉप। वेट का मतलब इंतजार कर लीजिए, स्टॉप माने रुक जाइए। अगर मैं ये कहूं मिस्टर पिट इज इन, if you wait for a moment, I will get सॉरी इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ मैं। If I say Mr. Pitt is in, if you wait, if you hold on, I will get him, देखिए मिस्टर पिट इज इन, मिस्टर पिट अंदर है। इफ़ यू होल्ड ऑन का मतलब होता है यदि आप वेट करते हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे वेट करते हैं। आई विल गेट हिम, तो इसका मतलब ये है कि मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा। आई विल गेट हिम का मतलब होता है मैं उन्हें तुम्हारे लिए उपलब्ध करा दूंगा या मैं उनसे तुम्हारी बात करा दूंगा।
तो ऑन टेलीफोन यू कैन से, अगर आप टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हो तब भी आप होल्ड ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा यूज़ हो सकता है इसका स्टॉप के सेंस में। स्टॉप के सेंस में क्या यूज़ हो सकता है, देखो आपने कहा स्टॉप या आपने कहा होल्ड ऑन, होल्ड ऑन द रोड इज ब्रोकन। आपने कहा कि होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब रुक जाइए, द रोड इज ब्रोकन, रोड कैसा है, टूटा हुआ है। तो इस सेंटेंस को आप पढ़िए, कुड यू प्लीज फॉर अ मोमेंट। देखिए इसका मतलब है यदि आप वेट करते हैं, इफ़ यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, आप ये भी लगा सकते हैं चाहो तो यहाँ पे फॉर अ मोमेंट ये भी लग जाएगा। इफ़ यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट है ना, इफ़ यू होल्ड ऑन, यदि आप वेट करते हैं, आई विल गेट हिम फॉर यू, मैं तुम्हें उससे बात करा दूंगा या मैं तुमसे उनसे मिलवा दूंगा। तो देखिए आप, इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे होल्ड ऑन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा होल्ड ऑन, ठीक है। और एक शब्द है इसमें हेल्ड बैक, ये हेल्ड बैक भी जो है अच्छा शब्द है, इसका क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। हेल्ड बैक या होल्ड बैक का मतलब होता है, होल्ड बैक का मतलब होता है नॉट टू टेल द इंफॉर्मेशन, not to tell the information, not to tell the information, not to tell the information or truth you know। देखिए इसका मतलब ये होता है, होल्ड बैक का मतलब होता है नॉट टू टेल द इंफॉर्मेशन और द ट्रुथ यू नो, मतलब किसी को सच्चाई या किसी सूचना के बारे में नहीं बताना या उसे छुपा लेना। टू हाइड, नॉट टू टेल द मतलब होता है नहीं बताना, एक तरह से हाइड कर लेना, किसी सूचना के बारे में जानकारी नहीं देना या सच्चाई को नहीं बताना, तो उसको अपन बोलते हैं होल्ड बैक। जैसे द थीफ, इफ आई से द थीफ होल्ड बैक द ट्रुथ, यदि मैं ये कहूँ आपसे कि यदि मैं ये कहूँ द थीफ होल्ड बैक द ट्रुथ, देखिए इफ आई से the thief held back the truth। देखिए जो thief है उसने सच्चाई को क्या कर लिया, छुपा लिया। the thief held back the truth, truth का मतलब होता है सच्चाई, चोर ने जो सच्चाई थी या कोई बात थी, या held back the information, आप ये भी कह सकते हो held back the information, held back the information he knew, he knew, उसने उस सूचना को छुपा लिया जिसको वो जानता था। तो held back का मतलब होता है छुपा लेना, हाइड कर लेना होता है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज, ये जो क्वेश्चन है ये मेथड का है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो इंग्लिश पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मेजर का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य क्या है। आप ऑप्शन एक बार पढ़िए, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, ये ठीक है, हाँ हमें ज़िंदगी की अलग अलग परिस्थिति में इंग्लिश को यूज़ करना आना चाहिए। दूसरा है स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, नहीं, हम प्राइमरी लेवल पे ये तो कभी किसी बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोले, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द लर्नर्स हु आर लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ बच्चे इंग्लिश को टारगेट लैंग्वेज के तौर पे सीख रहे हैं, वहाँ पर
ऐसा असंभव होता है, बहुत मुश्किल काम है कि आप ब्रिटिश इंग्लिश में उनसे ये उम्मीद करें कि वो ब्रिटिश इंग्लिश में या ब्रिटिश एक्सेंट में क्या बोले, इंग्लिश बोले। बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, नहीं, हमारा प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि बच्चा इंग्लिश में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर ले, गलत है बिल्कुल। नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, नहीं, हम छोटे बच्चे से ये कभी उम्मीद नहीं करते कि उसे इंग्लिश की ग्रामर बहुत अच्छे से ग्रामर आए, वो रॉट लर्निंग करे, उसको ग्रामर के रूल्स को क्रैम करे, ग्रामर बहुत अच्छे से आ जाए, उसे हर चीज़ को वो समझ ले कि कहाँ पे क्या है, एरर्स को पकड़ ले, ऐसा असंभव है। तो इसमें सबसे जो बढ़िया आंसर है वो है यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ऐसा हम हर बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसे ही मस्ट बी एबल टू यूज इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। अगर प्राइमरी लेवल पे आप चाहते हैं, आप उनसे उम्मीद कर सकते हो एट प्राइमरी लेवल इट एम्स एट दैट अ लर्नर मस्ट बी एबल टू स्पीक English language, must be able to use English in different situation of life, in different contexts, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग परिस्थिति में उसको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाए, बोलना आ जाए, समझना आ जाए। और लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, विच आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल्स, कौन कौन सी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। देखिए प्रोडक्टिव स्किल्स आपको ये पता होना चाहिए पहले तो प्रोडक्टिव स्किल्स होती कौन कौन सी हैं। देखिए एक होती है स्पीकिंग और दूसरी होती है राइटिंग। एक तो होती है स्पीकिंग और एक होती है राइटिंग। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि अ लर्नर प्रोड्यूस समथिंग बाय यूजिंग दीज स्किल्स। अगर कोई लर्नर इन स्किल्स का प्रयोग कर रहा है, स्पीकिंग यदि वो कुछ बोल रहा है, राइटिंग कुछ लिख रहा है, इट मीन्स ही इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, ही इज राइटिंग समथिंग, ही इज स्पीकिंग समथिंग, इट मीन्स ही इज राइटिंग समथिंग, ही इज प्रोड्यूसिंग, ही इज रिप्रोडक्टिंग, उसको कुछ ना कुछ वो ही इज राइटिंग समथिंग, ही इज स्पीकिंग समथिंग, तो वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ उत्पन्न कर रहा है। तो ये होती है स्पीकिंग और राइटिंग। इनको अपन बोल सकते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स, इनको अपन बोल सकते हैं प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल्स। आप इनको बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव स्किल्स, रिप्रोडक्टिव स्किल्स। आप इनको बोल सकते हो एक्टिव स्किल्स, एक्टिव स्किल्स। आप इनको बोल सकते हो, ये तीनों आप इनको बोल सकते हो, प्रोडक्टिव स्किल्स, रिप्रोडक्टिव स्किल्स, एक्टिव स्किल्स। इनको आप इन तीनों को इस तरह से, आप इन तीनों तरीके से इनको बोल सकते हो, स्पीकिंग को, राइटिंग को। ये प्रोडक्टिव स्किल्स भी होती हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्किल्स भी होती हैं, एक्टिव स्किल्स भी होती हैं। क्योंकि इस दौरान जो लर्नर होता है वो एक्टिव होता है, जब वो बोलता है या जब वो कुछ लिखता है तो वो कैसा होता है, एक्टिव होता है। तो आप स्पीकिंग को और राइटिंग को प्रोडक्टिव स्किल भी बोल सकते हो, रिप्रोडक्टिव स्किल भी बोल सकते हो और एक्टिव स्किल्स भी बोल सकते हो। तो इसका जो आंसर अब आप आराम से कर सकते हैं कि प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी हैं। तो देखिए रीडिंग, इसमें स्पीकिंग और राइटिंग कौन से में, इस वाले में नहीं, लिसनिंग और रीडिंग नहीं होती हैं, ठीक है ना, ये तो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और आपको ये भी पता होना चाहिए, एक तो होती है लिसनिंग और दूसरी होती है आपकी रीडिंग। तो लिसनिंग और रीडिंग जो हैं इनको अपन बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब होता है, या आप बोल सकते हो उनको पैसिव स्किल्स, पैसिव स्किल्स। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में देर आर 4 स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट ओनली इन इंग्लिश, एवरी लैंग्वेज हैज 4 बेसिक स्किल्स। दे आर
लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इंग्लिश में जैसे अपन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को बोलते हैं, ऐसे ही हिंदी में भी 4 स्किल होती हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में भी 4 होती हैं। तो आप यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में अपन जानते हैं कि स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों प्रोडक्टिव होती हैं। यू प्रोड्यूस समथिंग व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू राइट यू प्रोड्यूस समथिंग, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समबडी you receive some information and that time the learners are passive, they receive some information and they are passive। वो किसी को सुन रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, कुछ रिसीव कर रहे होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अपन रिसेप्टिव स्किल्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीकिंग और राइटिंग, दीज आर द प्रोडक्टिव स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ अ टीचर यूजेज अ सीरीज ऑफ मोनोलॉग्स interspersed with exchanges of question and answer between teacher and pupil, he must be a practitioner of। देखिए, यदि कोई टीचर जो है, if a teacher uses a series of monologues interspersed with exchange of question and answer between teacher and people, he must be a practitioner of। यदि कोई टीचर बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब उस क्लासरूम में बच्चे और टीचर के बीच में क्वेश्चन आंसर वाला जो एक्सरसाइज वो चल रही है, तो वो किस मेथड के अकॉर्डिंग, किस मेथड का उपयोग कर रहा है। यदि कोई टीचर क्लास में बच्चों से क्वेश्चन कर रहा है और बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं, या बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं टीचर से और टीचर उसका आंसर दे रहा है, तो वो किस मेथड का यूज़ कर रहा है, किस मेथड को का प्रैक्टिशनर है वो, है ना, किस मेथड का उपयोग कर रहा है। तो देखिए आप, हमने पढ़ा है कि ये जो क्वेश्चन आंसर वाला जो तरीका है ये डायरेक्ट मेथड में होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, टीचर आस्क सम क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आस्क सम क्वेश्चन टू द टीचर, टीचर आंसर द क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन इफ द टीचर आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। तो इसका जो आंसर होता है वो होगा थर्ड। डायरेक्ट मेथड में ऐसा होता है जहाँ पे जो टीचर है या स्टूडेंट है वो एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं और आंसर देते हैं, इस वाले को फॉलो करता है। यदि टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछा है, बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं, तो ही इज़ यूजिंग द डायरेक्ट मेथड इन द क्लासरूम। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट देखिए आप, मल्टीलिंगुअलिज्म अकर्स बिकॉज ऑफ। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब आप समझते हैं कि बहुभाषावाद। अकर्स का मतलब होता है कब उसका उपयोग किया जाता है, या कब उसको बिकॉज ऑफ, किसके कारण उसका उपयोग किया जाता है। देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म इज द लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ एन एकेडमिक क्लास विथ मल्टीकल्चर्ड स्टूडेंट्स या मल्टीकल्चर्ड लर्नर्स। मैं आपको बता देता हूँ मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है। देखो, मल्टीलिंगुअलिज्म is the linguistic state of an academic class with multicultural learners। देखिए, फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है। देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म इज द लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ एन एकेडमिक क्लास। जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है वो किसी शैक्षणिक क्लास की एक ऐसी भाषाई स्थिति होती है जिसमें अलग अलग संस्कृति के, मल्टीकल्चर्ड का मतलब होता है अलग अलग संस्कृति के, मल्टीकल्चर्ड लर्नर्स का मतलब होता है अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग नेटिव लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे उस क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो बच्चे, ये किस काम में आता है, आप यू कैन टीच ऑल सब्जेक्ट्स, यू कैन टीच मल्टीकल्चर्ड लर्नर्स यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। तो देखिए, आप मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग करके अलग अलग कल्चर के, अलग अलग संस्कृति के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसका क्या आंसर होगा, कब आप क्लास में मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म अकर्स बिकॉज ऑफ, कब ये
अकर्स होता है। अकर्स का मतलब कब ये स्थान लेता है, कब इसका यूज किया जाता है। मल्टी कल्चर लर्नर्स इन अ क्लासरूम, अभी तक ये आंसर ठीक है। लर्नर्स ट्राइंग टू लर्न मल्टी लैंग्वेज, नहीं ये गलत है। टीचर्स फ्रॉम मल्टी कल्चर्स, नहीं। ऑल ऑफ दीज नो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी क्लासरूम में मल्टी कल्चर लर्नर्स इन अ क्लास, यदि किसी क्लास में अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं और वो अलग अलग नेटिव लैंग्वेजेस को बोलने वाले हैं, अलग अलग संस्कृति से पढ़ने आए हैं, तो उस स्थिति में हम मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग करते हैं और ये यूज़ किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहले वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 9 नंबर। यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डॉट डॉट इवोल्यूशन। यूनिट टेस्ट जो है वो किस प्रकार के मूल्यांकन का उदाहरण है, एक्सप्रेशन है। तो देखिए नॉर्मेटिव तो कुछ होता ही नहीं है, इफेक्टिव भी कुछ नहीं होता, कॉनाक्टिव ये नहीं होता। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर एक ही आप जानते हैं, या तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है या समेटिव होता है। इवोल्यूशन के तो दो ही तरीके होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फॉर्मेटिव हो जाएगा। देखिए फॉर्मेटिव जो है, ये यूनिट टेस्ट जो होता है, यूनिट टेस्ट जो है वो फॉर्मेटिव में आता है, फॉर्मेटिव में आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। एक आता है इसमें राउंड रॉबिन चार्ट भी आता है, राउंड रॉबिन चार्ट। तो और भी हैं इसमें चीज़ें, ऑब्जर्वेशन भी इसमें आता है, ऑब्जर्वेशन जो है, ये टूल्स और टेक्निक्स हैं ये जो यूज़ की जाती हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में, और स्टैक्स और क्यूजेस भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो यूनिट टेस्ट है वो जो आंसर है वो किसका हो जाएगा, ये फॉर्मेटिव का हो जाएगा। तो ये आपके 9 क्वेश्चन थे जो इस टेस्ट पेपर में दिए गए थे, और हमने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है और उसके पीछे क्या कारण था इसको भी आपको समझाया है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नमस्कार।